हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वेलकम टू बिगिनर सीरीज। और इस नए वीडियो में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्टडी करने वाले हैं। बहुत इजी टॉपिक्स हैं, जस्ट आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, एग्जाम्पल पर फोकस करना है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जांपल से चीज़ें हमें जल्दी समझ में आती है। सपोज कीजिए कि आपका फ्रेंड्स आपसे मिलने के लिए बहुत दिनों बाद आपके सिटी में आया, शहर में आया। अब आपका घर उसे नहीं मालूम, तो आप उसे एड्रेस बताएंगे या फिर वो आपसे एड्रेस पूछेगा, तो आप उसे एड्रेस कैसे बताते हैं? आप उसे बताते हैं कि मैं इस रोड पर रहता हूँ, ये इमारत है, मस्जिद है, मंदिर है, या फिर चर्च है, या फिर पोस्ट ऑफिस है, या फिर नगर परिषद है, ये सारी चीज़ें, हॉस्पिटल है कोई, यहाँ पर अगर आप इसके करीब रहते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उसे बताते हैं कि मैं इसके करीब रहता हूँ, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरी जगह ये है। तो आप एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, आप बता रहे कि मैं इस मंदिर के पास रहता हूँ, मैं इस मस्जिद के पास रहता हूँ, मैं नगर परिषद की, नगर पालिका की, या फिर हॉस्पिटल की इस बिल्डिंग के पास रह रहा हूँ, तो ये सारी म्यूनिसिपैलिटी की इस बिल्डिंग के पास में रहता हूँ, या फिर इस रोड पर मेरा घर है, हाउस नंबर इतना है। तो ये सब क्या, आप एक रेफरेंस पॉइंट दे रहे हैं। तो जैसे ही आप रेफरेंस पॉइंट देते हैं, उसे अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है और वो खुद भी आपके घर चलता हुआ आ सकता है। तो आप किसी से एड्रेस भी पूछ रहे हैं या फिर आप कहीं नई जगह जा रहे हैं, तो आप रेफरेंस पॉइंट के थ्रू ही जाते हैं, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से आपको चीज़ें जल्दी से समझ में आती है। तो दोस्तों, यहां पर हम बिल्कुल ऐसे ही करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, इफ वी वांट टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, we need to have an reference point. This reference point, RP में लिख रहा हूं, this reference point is origin. तो वो जो रेफरेंस पॉइंट होता है हम उसे ओरिजिन समझते हैं। तो यहां पर अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम समझेंगे, इसी एग्जांपल को अगर हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में समझना चाहें या फिर पोजीशन वेक्टर को इस एग्जांपल के थ्रू हम समझना चाहें, तो सपोज कीजिए कि कोई भी एक पॉइंट है, यहां पर ये एक पॉइंट है, ओके। तो मुझे अगर इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर हम ये करेंगे कि हम यहां पर प्लेन पे इसको ड्रॉ करेंगे। ये एक्स पोजीशन एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो हम देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस पर यहां पर ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं और वाई एक्सिस पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं। एक्स एक्सिस पर इसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, वाई एक्सिस पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये हमारा ओरिजिन हमने कंसीडर किया, मतलब यहां से स्टार्ट किए, तो ये ओरिजिन है और यहां पर हमारे ये पॉइंट है। तो इसकी पोजीशन को मुझे स्पेसिफाई करना है, तो यहां पर हम इसके एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे और यहां पर वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो ये हो गया इसकी पोजीशन। हम पोजीशन को इस तरह से स्पेसिफाई करते हैं। पोजीशन हमको किसी को बताना होती है तो हम क्या कहते हैं कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं, मतलब कोई ओरिजिन हमें चाहिए। तो यहाँ पर ओरिजिन हमारा ये है और ये पॉइंट ये है, तो हम इस तरीके से इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने वाले हैं। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो पोजीशन वेक्टर स्पेसिफाई द पोजीशन of a particle with respect to the origin, और रेफरेंस पॉइंट भी आप कह सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन के विथ रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमें जो है तो वेक्टर पोजीशन वेक्टर हमको पोजीशन बताते हैं किसी भी पार्टिकल की। जैसे ये पार्टिकल है यहाँ पर, तो यहाँ से हम जो है ड्रॉ करेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर रहने वाला है। हम यहाँ पर पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इसके पोजीशन वेक्टर ये रहने वाला है। अगर इसको हम डिनोट करना चाहें तो हम आर वेक्टर कह सकते हैं।
जनरली आर वेक्टर हम यूज करते हैं। तो अगर मैं आर वेक्टर को लिखना चाहूँ तो आर वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, ये एक्स है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट और इसकी डायरेक्शन हो जाएंगी आई कैप प्लस वाई इसके कोऑर्डिनेट और इसकी डायरेक्शन जो होंगी वाई के अलावा होंगी ये क्या। तो ये होगा इसका पोजीशन वेक्टर, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। ओके, अब अगर इसका मैग्नीट्यूड हमको चाहिए तो मैग्नीट्यूड हम जैसा लेते हैं सिंपली वैसे ही ले लीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पर, अगर इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं। ओके, अगर डायरेक्शन आपको चाहिए तो डायरेक्शन क्या चीज देती है, यूनिट वेक्टर देती है। तो इसका अगर यूनिट वेक्टर हमको चाहिए तो यूनिट वेक्टर को हम लिखेंगे आर कैप इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आर कैप इज इक्वल्स टू, आर कैप में हम लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही होता है यूनिट वेक्टर। हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, यही हो जाता है हमारा यूनिट वेक्टर। तो अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो ये आपका डायरेक्शन देने वाला है, फॉर डायरेक्शन। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां पर पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर हमें क्या करके देता है, पोजीशन वेक्टर हमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करके देता है, उसे बताता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और यही मामला हम हमारे रेगुलर लाइफ में भी करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर में और हमारी रेगुलर जो लाइफ है उसमें कुछ भी फर्क नहीं है, सेम टू सेम है। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। सपोज यहां पर ही मैं अगर आपके लिए लिखूं, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल यहां पर है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए 2 और 3। तो अगर मुझे इसका पोजीशन वेक्टर का पूछा है कि इसका पोजीशन वेक्टर आप बताइए, तो पोजीशन वेक्टर में इसका बताऊंगा तो एक्स पर इसके कोऑर्डिनेट्स 2 है और वाई पर इसके कोऑर्डिनेट्स 3 है। तो मैं यहां पर लिखूंगा आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। तो इस तरह से ये पोजीशन को स्पेसिफाई करता है पोजीशन वेक्टर। तो आई होप कि आपको इससे और क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू और इसको समझते हैं। तो हमें एग्जांपल में पूछ रहा है फाइंड आर पोजीशन वेक्टर आर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर आर ऑफ पॉइंट बी और पोजीशन वेक्टर आर ऑफ पॉइंट सी और पोजीशन वेक्टर आर ऑफ पॉइंट डी। तो हमें ये जो पॉइंट्स हमको दिए ए बी सी डी, इनके पोजीशन वेक्टर्स बताने हैं और यहां पर हमसे पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड आर कैप ए, आर कैप बी, आर कैप सी, आर कैप डी। तो इनके यूनिट वेक्टर्स भी हमको पूछ रहा है, मतलब इनकी डायरेक्शन भी हमको पूछ रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप वीडियो पे पॉज करके खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहां पर हम 1 बाय 1 पहले पॉइंट ए देखते हैं, आर ए वेक्टर। तो आर ए वेक्टर अगर मुझे लिखना है पोजीशन वेक्टर इसका, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन पे पॉइंट्स क्या रहते हैं, 0 और 0 होते हैं। यहां पर कोऑर्डिनेट्स एक्स पे भी 0, वाई पे भी 0 रहते हैं, क्योंकि यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ओरिजिन से आप देख रहे हो कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट 2 आ रहे हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स 3 आ रहे हैं। तो यहां पर ये ब्रैकेट पे हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरीके से जो ब्रैकेट होता है, पहले नंबर पे जो होता है वो एक्स होता है, दूसरे में वाई कम लेते हैं, और अगर 3 कोऑर्डिनेट्स है, 3 डायमेंशंस है, तो वहां पर जेड के लिए होता है, जेड डायरेक्शन के लिए होता है। तो हम जानते हैं कि अगर इसको लिखना है मुझे, तो एक्स डायरेक्शन के जो पोजीशन वेक्टर होते हैं वो है आई कैप, और वाई डायरेक्शन का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो होता है जे कैप। तो मुझे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, पोजीशन वेक्टर लिखना है इसका, तो इसे इसके डायरेक्शन के साथ लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2। अब ये 2 किस एक्सिस पे आता है, वो आता है एक्स एक्सिस पे। तो एक्स का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप, 2 आई कैप प्लस, अब यहां पर 3 आप देख रहे हैं, इसका वाई कोऑर्डिनेट्स है, तो ये 3 हो जाएगा और इसका यूनिट वेक्टर जे कैप। ये हमने लिख लिए पोजीशन वेक्टर, पॉइंट ए के लिए पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड आउट कर दी। ठीक इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर बी का लिखेंगे, -2 और 3। -2 क्यों, क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ये होती है, ठीक है। ये ओरिजिन की जो लेफ्ट डायरेक्शन होती है हम उसको कहते हैं एक्स की, वो नेगेटिव होती है। और ये ऊपर वाई के अंदर है, ऊपर है वाई पॉजिटिव होता है, नीचे वाई नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट नेगेटिव एक्स में है लेकिन पॉजिटिव वाई में है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर वेक्टर बी इज इक्वल्स टू -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो ये हो गया पॉइंट
बी। अब पॉइंट सी का अगर हम निकालने जाएंगे तो ये है, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आप खुद भी लिख सकते हैं, इससे बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। ये हो जाएगा -2i कैप और -3j कैप। ये देखो यहाँ पर y x नेगेटिव है और y नीचे है, तो दोनों की दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मुझे पॉइंट डी के लिए निकालना है तो ये हो जाएगा 2i कैप और ये हो जाएगा -3j कैप। ओके, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए इनके पोजीशन वेक्टर। अब हमें फाइंड आउट करना है इनके यूनिट वेक्टर्स जो हमको दी है। तो यूनिट वेक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? आर कैप यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर कैप ए वेक्टर, आर कैप ए इज इक्वल्स टू वेक्टर आर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड। तो यहां पर हमको ये दिया है वेक्टर आर ए, हमको दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड लेने जाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय √4 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 13। तो यहाँ पर हमने इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया आर कैप ए का। अब इसी तरह आप निकालेंगे आर कैप बी का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर आर ए डिवाइडेड बाय इट्स आर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर बी वेक्टर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा -2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड भी ऑलमोस्ट 13 ही आने वाला है, आप निकाल कर देख सकते हैं। और मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहता है इसलिए नेगेटिव साइन हम नहीं लिखते उसका। ठीक है, तो यहाँ पर सी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, इसका पोजीशन चाहिए हमें, सॉरी इसका यूनिट वेक्टर हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको तो यहाँ पर हमको दिया है -2i कैप -3j कैप डिवाइडेड बाय, इसका भी क्या आने वाला, मैग्नीट्यूड 13 आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे आप। अब पॉइंट्स हमारा जो बचा डी, ये आर कैप डी क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये हो जाएगा -2i कैप, ये +2 है, सॉरी हाँ यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई, ये +2 है। ठीक, +2i कैप और ये हो जाएगा -3j कैप डिवाइडेड बाय √13। तो आपने यहाँ पर इसके पोजीशन वेक्टर भी निकाल लिए और यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। फ्रेंड्स, बहुत इजी एग्जांपल है, आप खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और हमसे पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज 1 1, तो हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए हुए, एक्स के कोऑर्डिनेट्स 1 है, वाई के कोऑर्डिनेट्स 1 है। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड इट्स पोजीशन वेक्टर, तो इसका पोजीशन वेक्टर बताना है और एंगल मेड बाय आर वेक्टर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल जो बनाएगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दे दिए, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर वेक्टर हो जाएगा, ये एक्स के कोऑर्डिनेट 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई कैप 1, तो हम नहीं लिखते इसको 1 आई कैप तो नहीं लिख सकते, सेम होता है इसलिए हम लिखते हैं आई कैप, और ये हो जाएगा जे कैप। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर, सॉरी पोजीशन वेक्टर, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। अब अगर इसका एंगल हमको बताना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमको दिया है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब इसके जो पॉइंट्स हमको दिए वो 1 and 1 है, 1 and 1, तो ये अगर पोजीशन वेक्टर है हमारा, तो ये जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि इसका एंगल अगर हमें निकालना है तो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ y अपॉन कोऑर्डिनेट्स ऑफ x। तो ये हो जाएगा 1/1 इज इक्वल्स टू 1, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1। ये कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 45 होती है। ठीक है, तो आपको एंगल में यहाँ पर मिल गया थीटा इज इक्वल्स टू 45। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इस टॉपिक की तरफ। देखिए 2 डायमेंशनल के लिए था, 2D के लिए था, अगर 3 उसमें हमको दिया है वेक्टर, अगर 3 इसके अंदर अगर हमको दिया है तो ये हम लिख सकते हैं इसको पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस तरह आप इसको लिखेंगे। और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो ये हो जाएगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
तो इस तरह अगर 3 डायमेंशन में हो आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, इन 3D आप लिख सकते हैं, इन 3D, तो आपको ये ऐसा इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो अगर सपोज हमको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 दिए हुए, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ x 2 है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ y 3 है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ z हमको दिया है 4। तो अगर इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से मैं लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ, बहुत सिंपल है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली इन पर क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए हैं जेई मेंस और नीट के अंदर, लेकिन जेई एडवांस में पूछा गया एक क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे, वो कभी हम इसको सॉल्व करेंगे आगे चल के। अभी तो हम नीट और जेई मेंस के जो क्वेश्चन है उसको ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्टडी करना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्टडी करने से पहले हमें डिस्प्लेसमेंट समझना जरूरी है। तो इससे पहले मैं लेक्चर में बता चुका हूँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखें तो एक सपोज कीजिए कि आप ईस्ट के अंदर 3 मीटर ट्रैवल किए और फिर वहाँ से नॉर्थ 4 मीटर ट्रैवल किए। अब अगर मैं पूछूँ आपसे कि आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किए, तो आप बोलेंगे 3 मीटर प्लस 4 मीटर, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 मीटर। ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस, आपने जितना ट्रैवल किया उतना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, याद रखना डिस्प्लेसमेंट हमेशा इसको हम कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन कहते हैं इसको। चेंज इन पोजीशन मतलब अगर ये पोजीशन थी यहाँ पर इसकी, तो ये फाइनल पोजीशन है इसकी, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का चेंज आया इसको हम कहेंगे चेंज इन पोजीशन। या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये भी कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो अगर ये और ये 2 पॉइंट्स है तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा यहाँ पर, आप अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, पाइथागोरन ट्रिपलेट हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहने वाला है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका रहेगा 5 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट रहने वाला है 5 मीटर। तो आपका टोटल डिस्टेंस आपने जो ट्रैवल किया हो गया क्या रहा, 7 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर। तो अगर इसको और थोड़ा स्पेसिफाई में करूं तो यहां पर अगर आपने ऐसे 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 ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, ओके, अब यहां से यहां तक आपका जो रहने वाला है ये रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो रहने वाला आपका ये डिस्प्लेसमेंट रहने वाला है। बाकी ये जो आपने की ये डिस्टेंस ट्रैवल की, तो ये डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, या फिर चेंज इन पोजीशन भी हम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is the vector joining initial position and final position। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो सपोज कि आपकी इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन, तो ये जो रहने वाला है आपका ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहने वाला है। ठीक है, इसको और हम कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में समझते हैं इजीली, तो मैं रफ कर देता हूं यहां पर। तो सपोज करते हैं हम कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और ये पॉइंट चलकर जो है तो यहां पर आया पॉइंट बी पास। ठीक है, ये पॉइंट ट्रैवल करके पॉइंट बी पर आ गए। पहले इसके कोऑर्डिनेट्स से ए x1 और y1, और पॉइंट बी इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 और y2। ठीक है, अब अगर इसके बीच का मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है तो मैं यहां से तक की जो लाइन रहने वाली है उसको ड्रॉ कर दूंगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसको हम इस तरीके से नहीं लिखते, इसको आपको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स हमारे। तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, इसको हम नाम दे देते हैं R1।
ठीक है। और ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, जिसको हम नाम देते हैं R2 वेक्टर। ओके, तो यहां पर पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए के लिए R1, पोजीशन वेक्टर पॉइंट बी के लिए R2। तो अगर मुझे इनका डिस्प्लेसमेंट लिखना है अगर, तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है चेंज इन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, चेंज इन पोजीशन होता है। ओके, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाता है, जो कि लाइन ज्वाइन करती है हमारे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर इसको हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं, यहां पर ये हो जाएगा हमारा ए बी वेक्टर, ऐसे लिखते हैं हम इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा, अगर इसको हम नाम दे दें ओ, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, इसका एक तरीका यह है कि ऐसा लिखे आपके ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ऐसा लिखते हैं। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अगर एस से हम डिनोट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहां पर हमने लिखे ये फाइनल पोजीशन थी और ये इनिशियल पोजीशन थी, तो ये लिखे ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अगर इसे मुझे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये दोनों की दोनों सेम है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। अब अगर हम यहां पर लिखना चाहे R1 वेक्टर हमको क्या दिया है, तो R1 वेक्टर हम दिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर के, ये दिया है x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अब R2 वेक्टर हमें क्या दिया है, तो R2 वेक्टर हम लिख सकते हैं, R2 वेक्टर यह हमें दिया है x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो इनकी वैल्यूज अगर हम यहां पर पुट कर देंगे तो हमें पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा, और वो हो जाएगा ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको हम पुट करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस के साइन यहाँ पर हम लेंगे, R1 वेक्टर क्या है हमारा, यह है x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो इसको सॉल्व करने जाएंगे हम, तो हमको मिलने वाला है, देखो x के और x के कोऑर्डिनेट्स हम एक साथ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप। ओके, अब यहाँ पर प्लस का साइन हम लिखेंगे, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा j के। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, वेक्टर ए बी, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड। देखो ये सिमिलर लग रहा होगा आपको डिस्टेंस फार्मूला जो आपने 10th में पढ़े होंगे, ये डिस्टेंस फार्मूला आपको लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम 3D भी ऐड करने वाले हैं, ये तो 2D के लिए था, अगर Z भी रहा तो यहाँ पर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो केस हम आगे देखेंगे। अगर इसकी डायरेक्शन मुझे चाहिए तो डायरेक्शन के लिए हम क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी, इसका यूनिट वेक्टर हम निकालने जाएंगे, तो ये हो जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे, ठीक है, इधर थोड़ा साइड में लिखता हूं, तो यहां हम लिखेंगे वेक्टर ए बी, इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन के लिए, ये डायरेक्शन के लिए ये हो जाएगा ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ए बी वेक्टर हमको क्या दिया है, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड जो हमने निकाले वो है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये इसकी डायरेक्शन आपने यूनिट वेक्टर की निकाल ली। तो ये फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रहने चाहिए, ये मैग्नीट्यूड के लिए है और ये डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे लिख लीजिए, फिर हम इसे रफ करते हैं, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू बहुत से हमको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और ये इजी लगने लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम इससे पहले के एग्जांपल की तरफ बढ़े, 2 पॉइंट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए, और 2 पॉइंट्स क्या है, 2 पॉइंट्स ये है कि पोजीशन वेक्टर
पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स ऑन ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर जो होता है वो डिपेंड करता है ओरिजिन पे, मतलब अगर ओरिजिन चेंज होगा तो पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, यहां पर एक पॉइंट हमें दिया है, पॉइंट ए, ओके। तो यहां पर इसका ओरिजिन हमने ये लिए, कंसिडर किए। अब यहां से इसके अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखने जाएंगे तो सपोज कीजिए कि ये यहां से इसके पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब यहां पर इसका पोजीशन वेक्टर आप देख रहे होंगे कि r1 है, सपोज r1 है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। अब आपने क्या किया, ओरिजिन को चेंज कर दिए, ओरिजिन को शिफ्ट करके आपने इधर शिफ्ट कर दिए और पॉइंट आपका यहाँ पर हो गया। तो आप जैसे आपका पॉइंट ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ करूँ तो ये आपके ओरिजिन को आपने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ये ओरिजिन को इधर शिफ्ट कर दिए। तो आपको ओरिजिन यहाँ से यहाँ, तो अगर आप इसका पोजीशन वेक्टर लेने जाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पोजीशन वेक्टर में कितना बड़ा चेंजेस आ रहा है। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर छोटा है, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर आपको बड़ा नजर आए। इसको हम R2 अगर नाम दें पॉइंट ए के लिए, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप ओरिजिन जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो रहा है। तो पोजीशन वेक्टर जो होता है वो ओरिजिन पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन के। फॉर एग्जांपल अगर दो पॉइंट्स हमको दिए, यहाँ पर पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट जो भी रहने वाला है वो रहने वाला है ए बी वेक्टर ये रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट से दो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इनका ओरिजिन मैं ये लेता हूं सपोज, तो इनके जो डिस्प्लेसमेंट रहने वाला है वो ए बी वेक्टर रहने वाला है, जो कि अभी हमने निकाले फॉर्मूले से, जो अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हमने देखे। अब अगर मैं ओरिजिन चेंज कर दूं अगर यहाँ पर, तो क्या इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंज होने वाला है? बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ये और ये दोनों डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकते। ये चाहे आप ओरिजिन इधर रख ले, यहाँ रख ले, यहाँ रख ले, यहाँ रख ले, कहीं पर भी रख ले, इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन के, ठीक है दोस्तों। तो ये दो पॉइंट आपके ध्यान में रहने चाहिए। तो बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर एक इजी एग्जांपल है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हमसे पूछ रहा है कि इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू 3 5 कोऑर्डिनेट्स में हमको दे दिए x y और z तीनों दे दिए हुए, टू पॉइंट Q 3 4 एंड 5 इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन बाय। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमको बताना है और ये चार ऑप्शन हमको दिए। तो हमने अभी तक 2D के लिए देखा था, 3D के लिए भी हम अगर देखने जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हमने देखे तो वो लिख सकते हैं हम R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 ये i क्या प्लस y2 माइनस y1 j क्या प्लस z2 माइनस z1 और ये k क्या। इसका मैग्नीट्यूड भी आप ले सकते हैं, यहाँ से डायरेक्शन हटा दीजिए, ओके। आप डायरेक्शन ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो और इसका यूनिट वेक्टर भी हम निकाल सकते हैं। तो ये अगर तीनों डायमेंशन हमको दिए हुए हैं तो तब हम ये वेक्टर हम यूज करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर हमको दिया है कि दो पॉइंट्स है P और Q, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो अगर एक पॉइंट P है, ठीक है, एक पॉइंट P है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? इसका पोजीशन वेक्टर हम लिखेंगे अगर पॉइंट P का R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और ये R2 यानी Q वेक्टर का हो जाएगा। तो Q वेक्टर हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू यहाँ पर RP लिख लीजिए और यहाँ पर RQ लिख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ओके। तो अब इनका डिस्प्लेसमेंट बताना है तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर पी क्यू इज इक्वल्स टू आर क्यू वेक्टर माइनस आर पी वेक्टर, ठीक है। यहाँ से मतलब ये इनिशियल पॉइंट था उसका और ये फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को हम माइनस करेंगे, यही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसको सॉल्व करने जाएंगे आप, तो ये लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3i कैप, आर क्यू वेक्टर हमको दिया पहले वो लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये हो जाएगा माइनस
ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करना है तो x के कोऑर्डिनेट्स एक साथ लिख लो, y के कोऑर्डिनेट्स एक साथ लिख लो, z के कोऑर्डिनेट्स एक साथ लिख लो। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -2i, ये प्लस का साइन प्लस, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 माइनस, ये हो जाएगा 3 और इनका जो डायरेक्शन है वो होगा j, ठीक है, क्योंकि y के कोऑर्डिनेट्स है, प्लस 5 माइनस 5 और ये हो जाएगा k। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमको क्या मिलेगा, 3 - 2 1, तो ये हो जाएगा i, 1 × i 4 - 3 ये हो जाएगा j, 5 - 5 0 और 0 × k बोले तो 0 ही रहने वाला है। तो आपको वेक्टर PQ ये डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, i प्लस j। क्या ऑप्शन में हमको कह दिया है, यस i प्लस j। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इस सॉल्व करने के बाद इससे और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। अब मैन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, अ मैन फर्स्ट मूव्स 3 मीटर ड्यू ईस्ट, देन 6 मीटर ड्यू नॉर्थ एंड फाइनली 7 मीटर ड्यू वेस्ट, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज। तो यहाँ पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है और हमसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्या क्या हमसे पूछ रहा है, क्या क्या गिवन है हमको, सॉरी। तो एक आदमी जो है तो फर्स्ट मूव 3 मीटर ड्यू ईस्ट, तो एक ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में, और कितना है 3 मीटर, ये हो गया, थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए, ये हो गया 3 मीटर ईस्ट में। ईस्ट ये होता है ना, आपने इससे पहले भी देखा, ये ईस्ट होता है, ये ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ और ये वेस्ट। तो पहले ईस्ट में 3 मीटर वो चला और उसके बाद देन 6 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो फिर यहां से वो नॉर्थ की तरफ चला 6 मीटर, ये 6 मीटर हो गया, ठीक है, ये 6 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब आगे कहां चला वो, फिर पूछ रहा है कि फाइनली 7 मीटर ड्यू वेस्ट, तो पहले नॉर्थ में चला, फिर पहले ईस्ट में चला, फिर नॉर्थ में चला, और कह रहा है कि यहां से वो 7 मीटर वेस्ट में चला, ठीक है, वेस्ट इस जानिब होता है, ये हो गया ईस्ट और इसका ऑपोजिट में वेस्ट होगा, तो यहां से वो वेस्ट 7 मीटर चला, तो हमने इसको ड्रॉ कर दिया, ये हो गया। अब अगर इसको कोऑर्डिनेट्स प्लेन पे मैं उतारना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये इसका y कोऑर्डिनेट्स है और ये इसके x कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है। तो अगर हमको बताना है, हमसे क्या पूछ रहा है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या रहने वाला है, ये तो नहीं हो सकता, इतना चलेंगे आप तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं होगा, तो ये रहने वाला है आपका डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट बताना है। अब आप सोच रहे हो कैसे निकालेंगे हमको, ये तो 7 मीटर हमको दिया है ऊपर, ये टोटल जो हमको दिया है ये दिया हुआ है 7 मीटर, ये पूरा ये हमको 6 मीटर दिया और 3 मीटर दिया है। तो थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करेंगे आप तो इसको बहुत ईजिली समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर हमको ये है 3 मीटर, अब देखो ये 6 मीटर नॉर्थ में है, तो मतलब ये वाला हिस्सा यानी यहाँ तक का ये हिस्सा जो हो जाएगा हमारा, ये 6 मीटर का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो ये पूरा की पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ही हो जाएगा 6 मीटर, क्योंकि ये और ये पैरेलल है दोनों, तो ये हो गया 6 मीटर का। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे 3 मीटर यहाँ है, तो यही प्रपोर्शन इसके पैरेलल है ऊपर, ओके, तो ये हो जाएगा, ये भी 3 मीटर हो जाएगा। अब देखो ये टोटल हमको दिया हुआ 7 मीटर, तो ये इतना पार्ट अगर 3 मीटर होगा तो रिमेनिंग कितना रहने वाला है, 3 में कितना ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा, जाहिर सी बात है 4 मिलने वाला है, तो ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा 4 मीटर। अब देखो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, तो आपको बताना है ये वाली साइड इसकी हाइपोटेनस, क्योंकि यही आपका डिस्प्लेसमेंट रहने वाला है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। कितना सिंपल हो गया, अगर इसको हम नाम दे दे, इसको दे दे इसको ही नाम दे दे O, इसको नाम दे दे, इसको O, इसको A, इसको B, तो आपको A B बताना है। तो यहाँ पर AB² आप कैसे यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा AB = इसका मैग्नीट्यूड हमको बताना है, तो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकालेंगे। डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे
4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 36। तो ये मिलेगा हमको, इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 52। तो आपको जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इसका मैग्नीट्यूड कितना मिला, √52। तो ये है ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे पूछ रहा है अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए ओरिजिन के 0 0 मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन द XY प्लेन। तो XY प्लेन के अंदर वो मूव कर रहा है। हमसे पूछ रहा है कि इट्स कोऑर्डिनेट्स एट ए लेटर टाइम आर। तो कुछ देर बाद इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो ये √3 और 3 है, मतलब √3 x के अंदर है और 3 y के अंदर है। द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विथ x एक्सिस एन एंगल ऑफ। तो यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट्स दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कि ये x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर ये ओरिजिन है हमारा, इसको कोऑर्डिनेट्स XY प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये इसके ओरिजिन है, यहाँ पर ये पॉइंट इसका ओरिजिन है और हमको दिया है 0 और 0। तो हमसे पूछा है कि कुछ टाइम बाद, यहाँ पर कुछ टाइम बाद ये √3 चल रहा है x डायरेक्शन में, √3 चल रहा है x डायरेक्शन में, और y के अंदर इसके पॉइंट्स जो आ रहे हैं, अगर सपोज ये पॉइंट्स है तो ये पॉइंट्स अगर इसके देखेंगे हम तो ये इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि ये जो इसके x एक्सिस पर √3 और y एक्सिस पर जो बन रहे हैं वो 3 पॉइंट्स, मतलब y एक्सिस पर ये 3 है इसके कोऑर्डिनेट्स और x एक्सिस पर √3 है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो एंगल बना रहा है थीटा x एक्सिस के साथ, तो वो क्या है। तो जाहिर सी बात है इसका एग्जाम्पल हम जानते हैं कि इसका एंगल अगर हमें निकालना है x एक्सिस के साथ तो होता है tan थीटा y के कोऑर्डिनेट्स और डिवाइडेड बाय x के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर y के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 और x के कोऑर्डिनेट क्या है √3। तो ये कट करके हमारे पास ऊपर बचने वाला है √3। तो √3 वैल्यू कब आती है tan थीटा की, शायद थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है। तो थीटा 60 डिग्री पे tan की वैल्यू क्या आती है, सॉरी एंगल क्या बनने वाला है यहाँ पर हमारा 60 डिग्री बनने वाला है। तो ऑप्शन सी हमारा ये करेक्ट है। सो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। और हमसे पूछ रहा है कि अ पार्टिकल हुज स्पीड इज 25 मीटर पर सेकंड मूव्स अलोंग द लाइन फ्रॉम ए, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हमें दिए पॉइंट ए के टू बी। तो पॉइंट ए से बी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। फाइंड इट्स वेलोसिटी वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि एक पार्टिकल है, उसकी स्पीड भी हमको दे दी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमको दिए हैं, और हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर इसका फाइंड आउट करना है। ओके, तो वेलोसिटी वेक्टर अगर हमें चाहिए, कोई भी वेक्टर क्या चीज़ों से बना होता है, अगर वेलोसिटी वेक्टर v है, ठीक है, तो किससे बना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर और इसकी डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड हो गया। एक वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और इसी के साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन हम v कैप से देख सकते हैं। तो देखो हमें से मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमको दिया है स्पीड के फॉर्म में, ये है 25 मीटर पर सेकेंड, और अगर हम यहाँ पर इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें ये वेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन भी दे दिए हैं। अब हमको यहाँ पर पूछ रहा है कि एक पॉइंट ए है, ओके, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमको दिए हैं, वो है 2 और 1, और यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया पॉइंट बी तक, तो ये पॉइंट बी होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें थे 9 और 25। तो हमको ये बताना है कि इसका वेलोसिटी वेक्टर बताना है। वेलोसिटी वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर फाइंड आउट करना। तो देखो v कैप अगर हमको फाइंड आउट करना है, हमको मैग्नीट्यूड तो मालूम है, अगर v कैप हमको फाइंड आउट करना है तो v कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है और ये डायरेक्शन शो करता है। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो करता है, ध्यान से सुनिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट रहने वाला है उसी के डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी रहेगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट आप आगे भी पढ़ने वाले, लेकिन याद रख लिया अभी से इसको समझ लेंगे तो और अच्छा रहेगा। आपका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में ही होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है। अभी के लिए बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो इसका मतलब यह है कि वो बराबर रहने वाला है किसके, यूनिट वेक्टर ऑफ v कैप के, यानी वेलोसिटी वेक्टर के यूनिट कैप के, यूनिट वेक्टर के। तो यहाँ पर v कैप किसके बराबर हो जाएगा, d कैप के। d कैप क्या है यहाँ पर, यह है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
डिस्प्लेसमेंट यूनिट वेक्टर। ओके, तो अब इसको कैसे निकालेंगे? तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू डी वेक्टर। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये ए बी वेक्टर हम लिख सकते हैं यहां पर पहले वेक्टर ए के लिए लिखेंगे। इसके पॉइंट्स अगर हमको दिया R1 वेक्टर, आर ए वेक्टर, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। ठीक है, ये फाइनल पॉइंट ये है और ये इनिशियल पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आर बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? इसके एक्स कोऑर्डिनेट 9 है, तो ये हो जाएगा 9 आई कैप प्लस 25 जे कैप। ये माइनस का साइड, ये आर ए, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो 9 और 2 इसको एक साथ लिख लो, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 और इनका यूनिट वेक्टर बाहर प्लस 25 माइनस ये हो जाएगा 1 और ये हो गया जे क्या। तो इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 9 माइनस 2 ये हो जाएगा 7 आई क्या प्लस 25 माइनस 1 ये हो जाएगा 24 जे क्या। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको मिल गया और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर इसकी डायरेक्शन हमको फाइंड आउट करनी है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएंगी? पहले अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर ये हो जाएगा √7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको मिलने वाला है यहाँ पर 25। इसका मैग्नीट्यूड जो आपको मिलेगा ये मिलेगा 25। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये भी, यानी आप इसको इस तरीके से उदाहरण अगर ये हो जाएगा 7 और ये 24, तो ये आपको मिलने वाला है 25। आप जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड हमको मिल गया। अगर इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा डी कैप, और डी कैप किसके बराबर होगा? वेक्टर डी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी। तो वेक्टर डी हमको क्या दिया है? 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 25। अब देखो हमें डी कैप मिल गया और हमने कंडीशन निकाले थे कि वेलोसिटी जो होता है उसका डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अलाउंग होता है। तो यहां पर वी कैप इज इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये वी वेक्टर ये वाला, तो ये हमको मिलने वाला है वी वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये हमको मैग्नीट्यूड क्या दिया है इसका? 25। अब वी कैप जो बराबर होता है डी कैप के, तो डी कैप हमको क्या दिया है? ये दिया है, ये हो जाएगा 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप डिवाइडेड बाय 25। तो ये 25 और 25 कैंसल आउट हो जाएंगे। वेक्टर वी हमको मिलने वाला है 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप। तो क्या हमको ऑप्शन में कुछ दिया है? ए, हाँ, यस, ए इज करेक्ट है। बाकी सब आप देख सकते हैं ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन हमको दिया है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लैट ग्राउंड। तो एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट ग्राउंड है, अगर यहाँ पर हम इसको सपोज कर लें कि एक फ्लैट ग्राउंड है, ओके, ये फ्लैट ग्राउंड है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए पॉइंट ए। सपोज कर लो यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पर्सन स्टैंड कर रहा है एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर ही इंस्टॉल्स अ 5 मीटर लॉन्ग पोल वर्टिकली। तो एक पोल वो यहाँ पर इंस्टॉल करता है 5 मीटर लॉन्ग वर्टिकली, ओके, मतलब इस ग्राउंड पे वर्टिकली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे इसके? ये देखिए, ये अगर फ्लैट ग्राउंड है ऐसे, ये फ्लैट ग्राउंड है, तो ये इसका एक्स डायरेक्शन, और ये जो अंदर जाने वाला है, ठीक है, अंदर जाने वाला है, या फिर बाहर ऐसे निकलने वाला है वो जेड डायरेक्शन, और इसको जो परपेंडिकुलर रहेगा इस ग्राउंड पे वो उसको हम कहेंगे वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पर इस वाई डायरेक्शन में एक पोल को जो है तो इंस्टॉल कर रहा है, ये पोल उसने इंस्टॉल किया और ये 5 मीटर लॉन्ग। तो ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। अब यहाँ इस पॉइंट पे एक 5 मीटर लॉन्ग उसने पोल इंस्टॉल किया। अब यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है? नाउ ही मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद वो 5 मीटर ईस्ट चलने लगा, मतलब ईस्ट बोले तो इस डायरेक्शन के अंदर, ये होता है ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ। तो इस डायरेक्शन में जब वो चलने लगा यहाँ पर इंस्टॉल करके, तो यहाँ से वो चलने लगा, ये होगा। अब कितना बोल रहा है वो? ही इंस्टॉल 5 मीटर पोलर वर्टिकली, नाउ ही मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो सॉरी
5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो इधर चलने लगा 5 मीटर ईस्ट, यहाँ पर चल गया वो 5 मीटर ईस्ट, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है कि 5 मीटर ईस्ट टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 2 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो यहाँ पर चलने के बाद अब बोल रहा है कि वो 2 मीटर नॉर्थ में चला, मतलब जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में अंदर की तरफ। देखो 3 डायरेक्शन होती है, एक होती है एक्स, ये होती है वाई और एक होती है जेड, तो ये अंदर चला मतलब यहाँ पर। इसके लिए नॉर्थ जो है तो ये रहने वाली है ना अंदर, ये अगर ग्राउंड है यहाँ पर, ठीक है, इसको अगर हम कंसिडर कर ले ग्राउंड है, तो यहाँ पर ही ग्राउंड के लिए अगर ईस्ट डायरेक्शन ये कंसिडर करें तो नॉर्थ ये रहने वाली है अंदर, तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन हो जाएंगी, यानी वो इधर चलने लगा, यहाँ पर आ गया वो इस पॉइंट पे। अब यहाँ पर आगे पूछ रहा है हमसे 2 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड रीचेस एट ए पॉइंट बी, तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट बी। फिर बोला कि देयर ही इंस्टॉल्स अनदर 3 मीटर लॉन्ग वर्टिकल पोल, तो यहाँ पर उसने ऐसा सपोज कर लो कि एक और 3 मीटर लॉन्ग वर्टिकल पोल, ठीक है, इसको अगर मैं 3 मीटर लॉन्ग उसने यहाँ पर एक पोल लगाया, इसको थोड़ा हाइट देता हूं मैं आपके लिए, तो ये 3 मीटर लॉन्ग उसने वर्टिकल एक पोल लगाया यहाँ पर इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 मीटर इसकी हाइट हो गई, ये पोल की 3 मीटर हाइट हो गई। अब हमसे पूछा कि देयर इंस्टॉल अंदर 3 मीटर लॉन्ग वर्टिकल पोल, अ बर्ड फ्लाइज फ्रॉम टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल टू द टॉप ऑफ द सेकंड पोल, तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट ए है यहाँ से एक बर्ड ने फ्लाई किया, मतलब सपोज कर लो कि इसकी पोजीशन ये ग्राउंड है, पहले यहाँ पर उसने 5 मीटर लॉन्ग जो है तो एक वर्टिकल पोल इंस्टॉल किया, फिर यहाँ से 5 मीटर ईस्ट चला, फिर नॉर्थ चला और यहाँ पर इस पॉइंट पे, ठीक है, ये देखो इस पॉइंट पे ऐसा, ये 5 मीटर है, थोड़ा ऊपर दिया रख रहा हूँ मैं, तो यहाँ के स्टॉप से इसके टॉप पर वो बर्ड चलने वाला है। तो हमसे पूछ रहा है कि अ बर्ड फ्लाइज फ्रॉम टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल टू द टॉप ऑफ द सेकंड पोल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ हमको वो बताना है, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट हो वो हमको बताना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो पॉइंट ए यहाँ पर हमको दिया है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अगर कोऑर्डिनेट्स हम लिखने जाएंगे तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स तो 0 रहने वाला है, वाई कोऑर्डिनेट्स हम देख सकते हैं तो 5, और जेड कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखेंगे जेड डायरेक्शन में तो वो 0 रहने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट्स इसके जो 5 है। अब पॉइंट बी को अगर हम देखें, पॉइंट बी को, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स के 5 है, एक्स कोऑर्डिनेट 5 है। अब देखो ये जैसे यहाँ पर 5 मीटर चला, फिर 2 मीटर नॉर्थ में चला, 2 मीटर नॉर्थ में, तो यहाँ पर इसका जेड डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। जेड डायरेक्शन मतलब इसका जो नॉर्थ चलने वाला है वो, क्योंकि नॉर्थ अंदर की तरफ रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, तो जेड डायरेक्शन हम यहाँ पर लिख सकते हैं -2। और बोल रहा है कि 3 मीटर जो हमारा इसने वर्टिकली जो इंस्टॉल किया, वर्टिकली जो पोल इंस्टॉल किया उसको हम कहेंगे 3, तो ये हो जाएगा इसके वाई कोऑर्डिनेट्स 3। तो पॉइंट बी हो गया, पॉइंट ए हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब तो डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से जब वो यहाँ तक गया तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स ये थे, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स ये निकाले हमने। तो हमको बताना है वेक्टर ए बी, इसका डिस्प्लेसमेंट हमको बताना है। तो इसको हम लिख सकते हैं आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही लिखते हैं ना हम। तो आर बी वेक्टर क्या हो जाएगा, आर बी वेक्टर ये हो जाएगा 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, माइनस यहाँ पर इसका साइन हो जाएगा आर ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ठीक, माइनस ये हो जाएगा 0 आई कैप और ये 0 आई कैप माइनस सॉरी प्लस ये हो जाएगा 5 के कैप, 5 जे कैप। वाई डायरेक्शन में इसके सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट्स है तो ये जे कैप हो जाएगा और ये 0 है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ जे और जे इसके कोऑर्डिनेट्स ही होंगे, बाकी बचेगा 5 आई कैप, ये हो जाएगा +3 माइनस 5 तो हो जाएगा -2 जे कैप और ये हो जाएगा -2 के कैप। तो वेक्टर ए बी जो इसका हमने डिस्प्लेसमेंट निकाले वो ये निकला। अगर इसका मैग्नीट्यूड हमें लेना है तो ये हो जाएगा वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, या -2 भी लिख सकते हैं -2 भी लिख सकते हैं, प्लस ही होने वाला है अल्टीमेटली। तो ये हो जाएगा 25 + 4 + 4, तो ये हो जाएगा 25 + 4 29 + 4 33,
तो ये होगा 33, आपका आंसर आएगा √33। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आने वाला है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मुझे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे थे मैंने आपको सॉल्व करा चुका हूँ। इस टॉपिक के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड गुड बाय।